हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ उत्तराखंड बोर्ड के डिस्कस करे थे। उसमें हमने एपी चैप्टर लिया था, समांतर श्रेणियाँ। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज़ निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर से टोटल 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी एक भी दे देता है और कभी दो क्वेश्चंस भी वो दे देता है 1 मार्क के। एक क्वेश्चन 2 मार्क का इस चैप्टर से आता है और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। ये मैं वो बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में इस तरीके से आ रखा है पेपर। सो टोटल 7 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स तो इस चैप्टर से आना ही आना है और काफ़ी इजी चैप्टर है। तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, मेनली ये 3 ही फॉर्मूले हैं। इस वाले पे बेस्ड आपका 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो या तो 2 मार्क्स का होने वाला होगा या तो 4 का, क्योंकि ये लॉन्ग है। तो सबसे पहले है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दूरी सूत्र। 2 पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, आपने उन्हें ज्वाइन कर देना है और लेट करना है कि जो पहला पॉइंट है उसकी वैल्यू p है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी उसके जो निर्देशांक हैं वो है x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है q उसके निर्देशांक मान लेने हैं x2 y2 हैं। फिर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की ये दूरी, ये डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू देखते हैं। सो जो दूरी सूत्र होता है दैट इज इक्वल्स टू √x2 - x1 होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इनमें वैल्यूज़ रख के ये x2 - x1 y2 - y1 हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर आता है दूसरा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में होता है कि 2 पॉइंट्स हैं, लेट a एंड b, ये 2 पॉइंट्स हैं। a के कोऑर्डिनेट है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इनके बीच में कहीं भी मतलब एकदम सेंटर पे ज़रूरी नहीं है, कहीं भी इनके बीच में कोई पॉइंट है दैट इज़ c और उसके कोऑर्डिनेट है x एंड y। तो जो x और y होंगे वो उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से हम इनके थ्रू निकालें, जब हमें क्या दिया हुआ हो, m1 और m2 हमें दिया गया हो रेशियो कि ये और ये इसका जो ये डिवाइड हो रहे हैं इस c पॉइंट के थ्रू ए बी जो डिवाइड हो रहे हैं वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं वो हमें गिवन हो, उस रेशियो को हम m1 रेशियो m2 बोलेंगे। अगर हमें m1 रेशियो m2 गिवन हो तो फिर किस तरीके से हम c के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास विभाजन सूत्र या फिर सेक्शन फॉर्मूला है। इसमें क्या करते हैं, m1 और m2 की वैल्यू रखते हैं, एक बार x2 एक बार x1 के साथ प्लस में अपॉन में m1 m2, एंड y की वैल्यू के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम अभी जब क्वेश्चन आएगा उसके थ्रू अच्छे से समझेंगे, बट बेसिकली इसका जो बेसिक है फॉर्मूले का यही है कि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे, उनके बीच में कहीं कोई पॉइंट सी लाई कर रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम एक्स और वाई अगर मान लें तो उन कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, जबकि हमें क्या दिया हुआ हो, m1 और m2 रेशियो गिवन हो कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का जो रेशियो है वो आपको गिवन हो, तो आप किस तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा यूज़ होता है सेक्शन फॉर्मूला। फिर जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। आई थिंक इस पे जो थर्ड एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है, एनसीईआरटी की। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में क्या है, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसी से रिलेट करके इस फॉर्मूले को बनाया गया है। तो अभी तो आप इसे याद कर लीजिए और बाकी जब मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी तो उसमें ब्रीफली समझाऊंगी। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो है 1/2, बिग ब्रैकेट लगा देंगे, x1 के साथ y2 एंड y3 माइनस में है, देन x2 फिर y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2। फिर ये किस तरीके से आया ये बाद की वीडियोस में हम ब्रीफली समझेंगे, तो अभी आप ये याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए बिंदु ये और ये के बीच की दूरी इतनी मात्रक होगी। यानी आपको p की वैल्यू निकालनी है, जबकि आपको एक पॉइंट ये दिया गया है तो इसको a पॉइंट मान लेंगे, और एक पॉइंट ये मान दिया गया है इसको पॉइंट b मान लेंगे, और इसके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है। तो यानी डिस्टेंस दी हुई है, वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब इसमें लगना डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, और ये 1 या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से आता है, 2011 में ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है,
ए गिवन है आपको, ए की वैल्यू है 2 and 1, बी की वैल्यू है p and -1। हमें पता है जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस या फिर जो दूरी होती है वो कितनी होती है, √x2, तो इसको मान लेंगे x1 y1 और ये वाला हो जाएगा x2 y2। तो दूरी फॉर्मूले में क्या होता था, x2 - x1, तो x2 की वैल्यू है p - x1 की वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता था, तो y2 की वैल्यू -1 और फिर माइनस y1 की वैल्यू दैट इज 1, इसका होल स्क्वायर। सो √p - 2 होल स्क्वायर, इट्स कैपिटल p -2 होल स्क्वायर प्लस -1 - 1 इज -2 होल स्क्वायर। सो √p - 2 होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4। फिर आपको जो डिस्टेंस है आप इसको इक्वल टू में 2 रखते हुए चल सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है 2। फिर क्या कर सकते हैं, इस होल अंडर रूट को अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो फिर अंडर रूट की टेंशन खत्म हो जाएगी, तो अंडर रूट इस तरफ आएगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इस तरफ आके होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बच जाएगा p - 2, इट्स कैपिटल p - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इज इक्वल टू होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल देंगे, सो a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2ab एंड दिस इज +4 को इधर ले आएंगे, 4 - 4 यहाँ बच जाएगा p स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज 2 × 4p, सो दिस इज 0, सो क्या बच गया p स्क्वायर -4p प्लस 4। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसका मतलब p की 2 वैल्यूज आने वाली है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, p की वैल्यू आएगी -b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस √p स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 माइनस p स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 4 4 जा 16, सो अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1, सो p की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये 4 4 जा 16 हो जाएगा और 16 - 16 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस क्योंकि 0 है तो आप इसको एक लिख भी सकते हो एक बार, और 2 1 जा 2, फिर क्योंकि ये 0 है तो इसको हटा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच जाएगा 4/2, 2 टाइम्स कट जाएगा, तो p की वैल्यू 2 आएगी, क्योंकि दोनों बार 2 ही आएगी, सो 2 ही ले लेंगे वैल्यू को, सो p की वैल्यू आ जाएगी 2, सो दिस इज योर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4 -1 एंड -2 -3। कहता है आपके पास इस तरीके से एक लाइन है, लेट करो ये ए और बी पॉइंट है, ए की वैल्यू पहला पॉइंट आपका 4 और -1 है, सेकेंड पॉइंट आपका -2 एंड -3 है। बोलता है इसका एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस पे हो और यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस पे हो, दोनों के एकदम मिड में हो जो, तो वो सी पॉइंट है और उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स और वाई हैं, और आपको यही कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई फाइंड करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे, तो देखो इसमें क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला वाला टर्म्स आ रही है ना, मिड पॉइंट निकालना है, इसको हम सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू करते थे, बट इसने सेक्शन फॉर्मूले में यहाँ पे m1 और m2 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, वो पता नहीं है, तो उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। हमें पता है कि मिड पॉइंट है, इट मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, और जब ये डिस्टेंस इक्वल है तो यानी कि ये रेशियो भी इक्वल हो, तो आप कितना भी इक्वल ले सकते हैं, इसको भी उतना लीजिए, इसको भी उतना ही लीजिए। तो अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम इस रेशियो को भी इस और इस रेशियो को भी 1 ले लेंगे, यानी आपका जो m1 रेशियो m2 है वो 1:1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको m1 m2 भी पता है, ये आपकी वैल्यू x1 y1 की है, ये वाली वैल्यू आपकी x2 y2 की है, तो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू आप डायरेक्ट इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। सो हमें पता है सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू विभाजन सूत्र द्वारा
सूत्र द्वारा। आप चाहें तो ये ना भी लिखें चलेगा। तो x और y का जो मान आएगा कितना आएगा, वो आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो वैल्यू रखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। वैल्यू रख देंगे तो m1 की वैल्यू 1 है और m2 की भी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1। यहाँ वैल्यू आ जाएगी, x1 और x2 की भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें रख लेंगे। 1 इंटू, अभी मैंने सिर्फ y1 और y2 की वैल्यू रखी है, सॉरी m1 और m2 की वैल्यू रखी है। 1 इंटू y1 एंड अपॉन में 1 प्लस 1। x2 इंटू 1 इज़ x2, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, तो x2 आ गया, यहाँ पे x1 आ गया और अपॉन में 1 और 1 2 आ गया। यहाँ पे y1 इंटू y2 इंटू 1 y2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे y1 आ जाएगा और अपॉन में 2। और आप चाहें तो अपने इजी, अगर आपको याद रह सकता है तो आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं कि अगर आपसे कभी भी मध्य बिंदु का, इट मीन्स मिड पॉइंट का अगर आपको कोऑर्डिनेट पूछता है तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो हमेशा यही आते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वैल्यू हमेशा मिड पॉइंट के लिए 1 ही हम लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, या कुछ और भी लेते हैं तो कॉमन आ जाता है वो, तो 1 और 1 लेते हैं। इससे हमारी जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं और इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब वैल्यू रख देते हैं। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास 4 थी, 4 प्लस, और x2 की वैल्यू हमारे पास -2 थी अपॉन में 2। y2 की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और अपॉन में है 2। सो 4 प्लस माइनस का -4 -2 अपॉन 2 एंड माइनस प्लस माइनस माइनस -3 -1 अपॉन 2। 4 - 2 इज़ 2 अपॉन 2। 3 - 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा बट माइनस के साइन के साथ, अपॉन में 2। सो x और y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 अपॉन 2, 1 आ जाएगा, सो 1 2 के टेबल से 2 टाइम्स जाएगा, सो -2। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ दीज पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6 5 और -4 3 से समदूरस्थ हो। कह रहा है कि y अक्ष पे आपको वो पॉइंट निकालना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A 6 5 एंड B -4 3। तो A और B की आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपको कहता है कि एक पॉइंट आपको y एक्सिस पे फाइंड करना है। y एक्सिस मीन्स ये आपकी y एक्सिस होगी और x एक्सिस ऐसी होती है, तो ये y एक्सिस है। y एक्सिस पे आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक तो है -4 एंड 3, इसको अपने b पॉइंट मान लेना और इसको a पॉइंट मान लेना है जिसकी वैल्यू है 6 एंड 5। और कहता है कि इस एक्सिस पे आपको पॉइंट निकालना है जो कि इनसे इक्वी डिस्टेंस पे हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो माना वो पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट्स x एंड y है, हमने लेट कर दिया। अब क्या चीज़ गिवन है, देखो क्योंकि ये y एक्सिस पे है, y अक्ष पे है, तो आपको ये याद आना चाहिए, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि जब भी y अक्ष पर कोई बिंदु दिया रहता है तो उसका x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो यानी इस पॉइंट को मैं x और y की जगह क्या लिख सकती हूँ, x की जगह 0 भी लिख सकती हूँ और y, यानी इसका हमें पहला पॉइंट मिल चुका है, क्योंकि x y अक्ष बोलते ही समझ जाना है x का मान 0 होने वाला है, तो 0 y, यानी हमें सिर्फ y के मान निकाल करके बता देना है। तो अब किस तरीके से हम इसे फाइंड करेंगे, तो क्या बोला था इसने क्वेश्चन में कि ये जो भी पॉइंट होने वाला है C, जो इन दोनों से बराबर दूरी पे होने वाला है, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होने वाली है। यानी कि हमें क्या पता है, क्या दिया हो गया है क्वेश्चन से, कि जो AC डिस्टेंस होने वाली है वो CB डिस्टेंस के इक्वल होने वाली है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा और ईजी बनाने के लिए, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में आता है और अंडर रूट में सॉल्व करने में ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं,
तो अंडर रूट को भगाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। इससे क्या होगा, देखो AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, अंडर रूट में आएगी और उसके बाहर ये होल स्क्वायर लगा होगा इस तरीके से। इस तरफ भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस होल स्क्वायर से वो अंडर रूट कट जाएगा। अब देखते हैं AC के बीच की डिस्टेंस कितनी आती है। तो क्या होती है x2 माइनस x1, सो 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगी, यहाँ पे x2 ये वाला हो जाएगा, सो -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। तो इस तरीके से स्क्वायर से तो अंडर रूट चला गया, स्क्वायर से अंडर रूट चला गया, क्या बचा -0 -6 मतलब -6 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख देते हैं -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 5 माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ बचा -4 का स्क्वायर, तो यहाँ बचा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं इसे सॉल्व। -6 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, तो 2 5 और तो 5 2 10 हो जाएगा, 10y इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर फिर से 3 3 जा 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6y। ओके स्टूडेंट्स, सारी वैल्यूज़ को एक ही तरफ ला दो। तो देखो 36 और 25 को पहले y स्क्वायर को लिख देंगे, 10y को लिख देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 5 11, 1 कैरी 3 और 3 6 हो जाएगा, प्लस के हैं दोनों तो प्लस का 61, ये माइनस का 16 इधर आएगा और माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस का y स्क्वायर और प्लस का 6y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10y बचा और 6y प्लस का है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4y बचेंगे, बट क्योंकि 10 ग्रेटर नंबर है उसके साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे 61 है, 16 और 9 हो जाएंगे आपके 25, तो प्लस का 61 और माइनस का 25, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ बच जाएगा माइनस का 4y प्लस, तो 61 में से 25 माइनस करेंगे तो 11 में से 5 गए बचे 6 एंड 5 में से 2 गए 3 और ये बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन इक्वल्स टू 0। सो 4y को उस तरफ ले जा सकते हैं तो 36 इज इक्वल्स टू 4y हो जाएगा। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकाल ले तो 4 36 के अपॉन में चला जाएगा तो 36/4, सो y 4 के टेबल में 9 टाइम्स में 36 आता है तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। ओके स्टूडेंट्स, सो y की वैल्यू आ गई है। इट मीन्स जो हमसे जो भी बिंदु पूछा गया था कि सी बिंदु के, वो तो लास्ट में लिख देते हैं अभीष्ट। अभीष्ट मतलब जो पूछा गया था क्वेश्चन में, तो अभीष्ट बिंदु, क्योंकि आपने उसे सी माना था तो सी की वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस तो उसका 0 था, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 था और y की वैल्यू 9 आई है, तो ये है। तो लिख सकते हैं हैंस द required point C09. This is your answer. Now the next question is, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चेक वेदर 5 - 2, 6 4, 7 - 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो 2013 में क्वेश्चन आया है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट्स जो हैं क्या वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समद्विबाहु का सम का मतलब है समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजाएं या साइड्स, तो यानी जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। तो यानी आप जब इनको पहले पॉइंट को ए बी और सी मान लोगे, इनको नाम दे देना चाहिए ABC को जैसे, तो जब आप इनको दे दोगे तो कोई 2 साइड्स आपकी अगर इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं आई तो नहीं है। तो यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपने और चेक करना है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए को हमने क्या माना है 5 and -2, बी को हमने क्या माना है 6 and 4 और सी को हमने माना है 7 - 2।
अब हमें फाइंड करनी है सबसे पहले ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए और बी के लिए किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान सकते हो, तो x1 y1 इससे मान लेते हैं, x2 y2 इससे मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, और ये एक और माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5 - 6 - 5 इज़ 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 इज़ 6, 6 का स्क्वायर। सो इट इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज़ 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 37। इसी तरीके से अब ए भी निकाल दिया, अब बी सी है ना, ट्राइंगल क्योंकि इस तरीके से बनेगा, ये ए होगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो पहले आप ए बी निकाल दी, अब आप सी बी या बी सी डिस्टेंस निकालेंगे। तो बी सी इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, बी और सी में देखो 7 - 6 का होल स्क्वायर, y2 - y1, so -2 - 4 whole square, that is equals to under root 7 - 6 is 1, प्लस का 1 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो जाएंगे, माइनस का 6 का स्क्वायर, सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस -6 का स्क्वायर 36, 6 6 36, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 37। तो देखो दो साइड्स तो इक्वल आ गई, लेकिन अभी भी हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते दो साइड तो रूट 37 आ गई हैं, तो ये क्योंकि हो सकती है तीसरी भी रूट 37 आ जाए। अगर तीसरी कुछ और आ गई तब ये हो जाएगा समद्विबाहु, लेकिन अगर तीसरी भी रूट 37 आती है तो ये कैसा त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु। समबाहु यानी सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें सी ए, थर्ड जो साइड होगी वो सी ए या फिर ए सी कुछ भी हो सकती है। तो सी ए फाइंड जब हम करेंगे उससे हमें पता चलेगा। सो सी हो जाएगा 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर है ना। -2 वैल्यू रखी, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर ये -2, फिर +2 बन गया, ये 0 हो गया। तो बचा अंडर रूट का 7 - 5 इज़ 2, 2 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 2 बच गया। तो ये क्योंकि तीसरी साइड अलग आ गई है, इक्वल नहीं आई है इन दोनों की, तो ऐसा आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू सी ए। दो साइड इक्वल आई हैं, तो अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2015 में पूछा गया है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखो इस बार समद्विबाहु त्रिभुज तो बोला है, लेकिन साथ में समकोण भी बोला है, यानी इसमें हमारा थोड़ा काम बढ़ जाएगा। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले तो वही समद्विबाहु दिखाएंगे पहले, फिर समकोण। तो सबसे पहले यानी डिस्टेंस ही निकालनी है, तो ए की वैल्यू पहले पॉइंट को ए मान लेंगे, दैट इज़ 0 0। सेकेंड पॉइंट को बी मान लेंगे, दैट इज़ 5 5। थर्ड पॉइंट को सी मान लेंगे, दैट इज़ -5 एंड 5। तो अब डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अंडर रूट, तो 5 - 0 इज़ 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 इज़ अगेन 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट में, और अंडर रूट का 50 आ जाएगा। इसी तरीके से बी सी वैल्यू निकाल देंगे, ये भी आ जाएगी -5, ये आएगा -5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 और 5, देखो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी -10 का स्क्वायर। ये प्लस माइनस के हैं तो दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, सो 0। तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि देखो इसको लिख सकते हैं हम, देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 10 का, सॉरी 10 का। तो बी सी की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब निकालेंगे सी ए, तो सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, तो निकालनी पड़ेगी, तो अंडर रूट -5 और -0 इज़ -5, तो -5 का स्क्वायर
प्लस 5 माइनस 0 इज़ 5, तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 5 से 25। कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू निकाल रहे हैं आप, चाहे तो निकाल सकते हैं, फिर मैच कर सकते हैं। फिर ये 5 5 से 25, 25 और 25 ये हो जाएगा आपका 50, तो अंडर रूट 50 आ जाएगा। क्योंकि देखो क्यों, टू साइड्स तो इसकी इक्वल आ गई हैं, तो दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, इट मीन्स ये समद्विबाहु त्रिभुज तो है, क्योंकि थर्ड साइड अनइक्वल आई है, दो साइड्स इक्वल आई हैं और एक नहीं आई है, तो इसका मतलब समद्विबाहु तो है। लेकिन इसमें साथ में समकोण भी बोला है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ साथ इसने राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोला है। तो राइट एंगल्ड होने के लिए कोई भी ट्राइंगल अगर हमें चेक करना होता है राइट एंगल्ड है या नहीं, जबकि उसके एंगल्स हमें नहीं दिए हों, तो तब हम कैसे करते हैं? तो सबसे जो ईजिएस्ट तरीका होता है वो होता है उसमें पाइथागोरस प्रूव करा दो। अगर पाइथागोरस प्रूव हो रही है तो मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो फिर समकोण चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जब भी कोई ट्राइंगल होता है इस तरीके से, है ना, जो ये हाइपोटेनियस होता है, यानी जो कर्ण होता है इसका, है ना, कर्ण सबसे बड़ी साइड होती है, हमें पता है, और रूट 50 और रूट 100 है ना, 10 जो होती है वो रूट 100 की वैल्यू है, तो अंडर रूट में हमें पता है अंडर रूट 100 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो अंडर रूट 100 यानी 10, तो ये वाली वैल्यू यानी 10 है, ये वाली रूट 50 है, ये वाली भी रूट 50 है। तो इसमें पाइथागोरस लगाओ, अगर पाइथागोरस प्रूव हो गई तो इट मीन्स ये एक कैसा ट्राइंगल है, 90 डिग्री वाला। और कहाँ पे बनेगा? तो ये वाली साइड आपकी कौन सी है? ये वाली आपकी साइड है BC, तो ऑब्वियस जो ये पॉइंट बचेगा वो A बच जाएगा। तो देखते हैं इसको और इसके स्क्वायर को ऐड करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आपके आधार के वर्ग प्लस उसके लंब के वर्ग के ऐड के बराबर होती है। तो ठीक है, अब हम RHS लेके चलते हैं, इसकी RHS को लेके चलते हैं और RHS LHS के बराबर लेके आते हैं। अगर ऐसा हो गया तो इट मीन्स ये इसमें पाइथागोरस लग रही है, पाइथागोरस लग रही है तो मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो RHS क्या है इसकी? RHS है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो वैल्यूज रख दो। आधार की वैल्यू कितनी है? AC, तो AC स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू BA का स्क्वायर, वैल्यू रख देंगे। AC की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू भी है रूट 50, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट, 50 और 50 बच गया 100। ओके स्टूडेंट्स, और ये किसकी वैल्यू है आपकी? इन दोनों की। अब क्योंकि 100 जो होता है हमें पता है वो क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है ना, तो ये हमारी RHS की जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है। और हमारा LHS कितना है? LHS में हमारे पास दिया हुआ है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण, इसको 100 भी रख सकते थे, 10 का स्क्वायर, इसको 100 रहने देते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण की वैल्यू रख दो 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हमें पता है 100 होता है। ये हमारा RHS था जो कि 100 आया, और LHS भी हमारा 100 आया, और RHS और LHS दोनों 100 आ गए। अतः त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। तो इसका मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है क्योंकि RHS और LHS दोनों बराबर आ गए हैं, और पाइथागोरस सिद्ध होती है, इसका मतलब क्या है? अतः त्रिभुज ABC कैसा है? एक समकोण, राइट एंगल्ड, 90 डिग्री बन रहा है ना, तभी तो पाइथागोरस प्रूव हो रही है। और साथ साथ राइट एंगल्ड होने के साथ साथ क्या था? दो साइड्स इसकी इक्वल आ रही थी, तो यानी समद्विबाहु भी है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।